Welcome to 8020 series. In this series, we are covering 80% of our UPSC prelim syllabus through 20% of PYQs. Achieve more with the less. Episode 14 गवर्नर पे आज हम बात करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2025 की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा गवर्नर से क्वेश्चन पूछे हैं 2025 के प्रीलिम्स के अंदर. सो गवर्नर काफी इंपॉर्टेंट है और आए दिन करंट अफेयर्स में हमेशा गवर्नर रहते ही हैं. इसीलिए स्टैटिक में भी उतना ही इंपॉर्टेंस उनको दिया गया है. सो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है. ऑप्शन ए, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम. ठीक है. द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर of the state just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. Okay. No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his her post. ठीक है. In the case of union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by lieutenant governor on the basis of majority support. ठीक है. अब मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर करूं उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अब बताना चाहता हूं. अब एपिसोड हम काफी ज्यादा एपिसोड 14 पे आ चुके हैं अभी तक, है ना. सो अब एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से पहले उस बात को समझना, फिर हम इस क्वेश्चन को आंसर देंगे. देखिए, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं. एक माइंडसेट है एग्जामिनर का और एक माइंडसेट है स्टूडेंट का या एस्पिरेंट का. ठीक है, हम लोगों का. क्लियर है? एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है? हमेशा याद रखना, एग्जामिनर के पास कुछ सोर्सेज है, ठीक है, कुछ बुक्स है, ठीक है, और उस बुक्स में राइट इंफॉर्मेशन दी गई है. क्या दी गई है? राइट इंफॉर्मेशन दी गई है. मतलब अगर मैं एग्जामिनर के माइंडसेट की बात करूं तो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर मेकिंग अ क्वेश्चन बनाने के लिए उनके पास राइट इंफॉर्मेशन है. क्लियर है? अब उनको करना क्या है? या तो उस राइट इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली राइट इंफॉर्मेशन लिख दे, या फिर ज्यादा चांसेस है कि उस राइट इंफॉर्मेशन में कुछ मैनिपुलेशन करे. ठीक है, मैनिपुलेट करे, उस राइट इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ ट्वीक्स करे. ये बात समझ आ रही है? और हम लोगों का क्या काम है यहाँ पे? माइंडसेट ऑफ एस्पिरेंट क्या होना चाहिए? हमें उस एनी मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो कहां कहां पे मैनिपुलेट कर सकता है, वो कहां कहां पे इंफॉर्मेशन डेटा को ट्वीक कर सकता है. ये बात समझ आ रही है? चलिए इसी बात को इसी क्वेश्चन के उदाहरण से समझाता हूं, ध्यान से समझना. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो द सेम पर्सन कैन नॉट बी. ठीक है, यहां पे मैनिपुलेशन हो सकता है. मान लो उनके सोर्सेज में कैन भी लिखा हो, तो उन्होंने क्या किया? कैन नॉट भी कर दिया. इजी है इसको करना. क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात करूं, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. या गवर्नर की जगह चेंज हो सकता है, ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. यहां भी गलत कर सकता है. ठीक है, बट मेन फोकस गवर्नर पे है इस स्टेटमेंट के अंदर. नो प्रोसीजर, ठीक है, ऐसा कोई प्रोसीजर दिया हुआ नहीं है. ठीक है, हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट. ठीक है, एंड इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट. अब आप बात समझ आ रही है? ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट के वर्ड्स है जहां पे मैनिपुलेशन ट्वीक करना इजी है. बात समझ आ रही है? कैन को कैन नॉट कर दिया जाए, इजी है एग्जामिनर के हिसाब से. द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर, यहां पे हो सकता है वो भी प्रेसिडेंट से हो. ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? नो प्रोसीजर, तो ये बात सही भी हो सकती है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ. और जब भी ये वर्ड लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमें थोड़ा सा चौकन्ना तो होना ही है. क्लियर है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी चीज के प्रोसीजर बहुत कम चीजों के दिए गए हैं, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही ही है, बट गलत हो भी सकता है. बट चांसेस कम है इसके गलत होने के, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या पॉलिटी के अंदर हम देखते हैं. फिर यहां पे अगर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूं, वो भी अपॉइंटेड. ये बात समझ आ रही है? दो चीजें हमेशा याद रखना, एक तो अपॉइंटेड वर्सेस ओथ. जरूरी नहीं है कि जो पोस्ट या जो आपके अपॉइंटमेंट करता है वही ओथ दिलाता है. ये बात याद रखना. क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? अब समझो
एग्जामिनर यहाँ पे मैनिपुलेट किया। अब देखते हैं एग्जैक्टली उन्होंने कहाँ मैनिपुलेट किया है। इन इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड, इसमें कैन ही होगा, कैन नॉट नहीं होगा, नॉट उन्होंने अपने मन से लगाया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट बताना है, ये गलत है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नर, नहीं गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट से ही होते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्लियर? अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस दोनों अपॉइंटमेंट सुप्रीम ये आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं, ये बात याद रखना। क्लियर है? नो प्रोसीजर एंड लेट डाउन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेट्स से द चीफ अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे होगा प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट देते हैं प्रेसिडेंट, ये बात समझ आ रही है? ये क्लियर है? अगर हम एलिमिनेट करके चले तो भी हम ये आंसर सी निकाल सकते हैं, अगर हमें सी का नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं पता, बट हम सोच सकते हैं। आप समझ रहे हो कि एग्जामिनर काफी बंधा हुआ है, वो बंधन में है, बहुत बंधा हुआ है, हमें बस उस बंधन का फायदा उठाना है, उनकी लिमिटेशंस को हमें हमारी स्ट्रेंथ बनानी है, बस हमें एटलीस्ट ये तो पता चले कि वो यहाँ पे ट्वीक कर सकता है, तभी तो हम सोच पाएंगे। पूरा स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है जहां पे गड़बड़ होने के चांसेस है। ये बात समझ आ रही है? मैं बार बार इसी पॉइंट को, इसी माइंडसेट को आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? सो इसका आंसर होगा सी, और इसी तरीके से आपको आंसर्स आगे इसको ऑब्जर्व करते हुए रहना है कि यूपीएससी कहाँ कहाँ, क्योंकि माइंड एग्जामिनर के पास सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन है, बात याद रखो, उनके पास सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनको राइट को रॉन्ग बनाना है, ये बात याद रखो, और हमें इसी रॉन्ग को आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा काम है। क्लियर है? ये बात समझ आई? क्लियर? ठीक है, अब समझो आर्टिकल्स। आर्टिकल 153 में दिया हुआ है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as a governor from two or more states। क्लियर है? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। अब एक गवर्नर दो से ज्यादा स्टेट्स के हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, इनका अगर मैं टर्म की बात करूं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। क्लियर है? वेयर द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर द गवर्नर टू मोर स्टेट्स, emoluments allowances payable to the governor shall be allocated among the states in such proportion as the president may by order determine। अब देखो, ये क्वेश्चन बनेगा फ्यूचर का, मैं अभी बता रहा हूं, ये फ्यूचर स्टेटमेंट होगा। कभी ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह चेंज क्या कर सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखो कि जब दो से ज्यादा स्टेट्स में अगर कोई गवर्नर भी है तो उसके एम्यूलमेंट्स, उसके अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ना कि पार्लियामेंट। ये बात याद रखो, प्रेसिडेंट 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 अपने दिमाग में फिट कर लो। द एम्यूलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपने फायदे के लिए, यूनियन ऐसे नहीं कि भाई गवर्नर हमारे हिसाब से चले या और, तो डिमिनिश नहीं हो सकता, ये याद रखना। ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ते टाइम भी सोचना है कि कहाँ पे ट्वीक हो सकता है, पहले से तैयार रहना है। ठीक है, यही है स्मार्ट स्टडी। क्लियर? अब देखो अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, आर्टिकल 217 की बात करते हैं, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट में थे। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये रहा, हाई कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट से। ठीक है, और रिकमेंडेशन किसकी होगी? रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर जज अदर देन चीफ जस्टिस हो, नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये सब लोग मिलके आपका अपॉइंटमेंट करेंगे, मतलब रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, उनकी क्या आगे होगी? जजेस में बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, अ जज मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इन अ मैनर प्रोवाइडेड क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 124 फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल सेम हाई कोर्ट का सेम है। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट कहां से ली गई? ये देखो यहाँ पे क्या किया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट स्टेट इन अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट एज जस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक जैसा ही करने का दिखाया, और ये ऐसा होता है, लेकिन वो किस सेंस में है? रिमूवल के सेंस में है, ना कि उनके आप कह सकते हैं कि आपकी ओथ के लिए या उनके अपॉइंटमेंट के लिए, सॉरी। ठीक है, ये बात याद रखना। और मैं अगर आर्टिकल 239 AA की बात करूं, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव सेटअप लाइक दिल्ली, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द
प्रेसिडेंट, क्लियर बात है। बट लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेंगे, ओथ दिलाएंगे। सो ओथ दिलाने वाली पोस्ट अलग हो सकती है, अपॉइंटमेंट अलग हो सकता है, ये बात याद रखना। सो जब भी पढ़ें तो अपॉइंटमेंट एंड ओथ दोनों साथ में लिख के रखना, कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको एग्जामिनर माइंडसेट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और हमें किस तरीके से उस माइंडसेट को ब्रेक करना है ये भी समझ आया होगा। समझ आया तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करो, बड़ा ही गजब क्वेश्चन है ये 1995 का। मैं सोचता था कि कभी इतने पुराने टाइम में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते थे, या आज बनाना मुश्किल है इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that governor shall hold office for the term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deduced from this? ये बात समझ आ रही है? मतलब एक इंफॉर्मेशन दी है, उससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, उससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, ऐसा समझो आप मोटा मोटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सी सेट की भाषा में समझो तो। गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, ये दिया हुआ है आर्टिकल 156 में। इससे आप क्या डिड्यूस करते हो? इसका मतलब ये है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, मतलब 5 साल से पहले, ये जो बात लिखी है उससे पहले गवर्नर को कोई नहीं हटा सकता। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस बियॉन्ड द 5 पीरियड, तो इसका मतलब ये भी है कि ना 5 साल से पहले हट सकता, ना 5 साल के बाद तक आगे काम कर सकता। क्या 5 साल फिक्स है? ये पूछा है आपसे, क्या ये डिड्यूस कर सकते हैं हम इससे? तो आपको दोनों बातें पता है, ये रिमूव भी पहले हो सकते हैं बिकॉज प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, और ये क्या कह सकते हैं 5 ईयर से ज्यादा भी रह सकते हैं अगर मान लो नेक्स्ट गवर्नर नहीं बने, तो फॉर दी वैक्यूम ना हो, इसलिए वो कैन कंटिन्यू दी ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स। ये भी हो सकता है कि मान लो 1-2 महीने ज्यादा हो जाए, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्लियर? सो आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2 इज दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से रिपीट होने के चांसेस है, सेम रिपीट करेगा, नहीं तो थोड़ा सा ट्वीक करके करेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर रखना है, ये नो एंड नो याद रखना है। नो गवर्नर नहीं रिमूव हो सकते हैं, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, और कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको आर्टिकल दोनों दिखा देता हूं, देख लो। टर्म ऑफ द ऑफिस में क्या लिखा हुआ है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, और रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, टर्म ऑफ 5 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। But provided that governor shall, notwithstanding expiration of this, continue to hold office until his successor enters upon his office। ये आर्टिकल 156 के अंदर से दोनों स्टेटमेंट बनाए गए हैं। क्लियर? अंटिल, ये लाइन ही हटा दी, अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, कर सकते हैं, ये बात समझ आई? सो ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from the outside of a state, should be detached figure without intense political links, and should not have taken part in politics in the recent past? ठीक है, एक गवर्नर कैसे होने चाहिए, ये कहीं पे कौन किसने सजेस्ट किया है ये बातें कि यार ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट एआरसी ने, फर्स्ट एआरसी इन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट में है, कमीशन में है, राजमनार कमेटी के अंदर है, सरकारिया कमीशन में है, या फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में। क्लियर है? अगर मैं तुक्के की बात करूं, अगर तुक्का लगाना हो, नहीं आता मुझे, कुछ नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, ऑड वन आउट सोचूंगा, ऑड वन आउट कमेटी है, राजमनार करूंगा, आंसर गलत है। क्लियर है? फिर एक ऑड वन आउट करूंगा कि यार ये वाला स्टेटमेंट बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, बहुत मेहनत करके बनाया गया है, ये भी स्टेटमेंट, ये भी आंसर गलत है। क्लियर? तो दोनों ही तुक्के नहीं लगेंगे, मतलब ये क्वेश्चन प्योर फैक्ट बेस्ड है, फैक्चुअल है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। तो आंसर है सरकारिया कमीशन 1983 इज द करेक्ट आंसर, ये बात याद रखना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सरकारिया कमीशन, मतलब इसमें कुछ आप दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, डिटेल्ड रिकमेंडेशन क्या है सरकारिया कमीशन की, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कमीशन हेडेड बाय जस्टिस आर एस सरकारिया, अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशन। इट्स 1988 रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, specific criteria दिए हैं selection of the governor to ensure the impartiality and non-partisan behavior, like the appointee should be an eminent person in some walk of life। clear है? outsider status मतलब the governor must be person from the outside the state to which they are being appointed to avoid local regional biasness। detached figure, they should be detached figure, not too intimately connected with the local politics of the state।
limited political, but they should not have taken too great a part of in politics, generally, specifically not in the recent past. CM, the commission also stressed that appointments should be made after the effective consultation with the state's chief minister. अब देखो ये है रिकमेंडेशन, अब इसमें कितनी बात मानी जाती है नहीं मानी जाती वो एक अपने आप में अगला डिबेटेबल है, इसकी डिबेट आप करना प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस के अंदर, तभी आप करेंगे। बट अभी इतना पता होना चाहिए प्रीलिम्स में कि ये बातें कुछ कही गई है सरकारिया कमीशन जो 1983 के अंदर आई थी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब अदर कमीशन कमिटीज के बारे में जान लीजिए। फर्स्ट एआरसी का मेजर फोकस क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, बट डिड नॉट डिटेल द स्पेसिफिक पर्सनैलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव। ठीक है, इसमें कोई गवर्नर कैसा होना चाहिए वो पूरा डिटेल नहीं दिया, बट इतना कहा कि एक ब्रिज की तरह काम करे, ये ब्रिज वाली बात एआरसी 1 में दी गई है, बस ये याद रखो। राजमनार कमेटी कहते हैं, ठीक है, अपॉइंटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, इट इज मोर रेडिकल सजेस्टिंग एबोलिशन ऑफ गवर्नर। ये तो सीधा कह रहे हैं कि गवर्नर का पोस्ट ही हटा दो भाई, ये सब कोई काम का नहीं है। सिग्निफिकेंट चेंजेस टू लिमिट द सेंट्रल इंटरफेरेंस बट डिड नॉट एम्फेसिस दी स्पेसिफिक डिटैच फिगर। ये तो कह रही है पूरा गवर्नर ही हटा दो, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट की थी ये कमेटी, उन्होंने बनाई थी, तो राजमनार कमेटी की ये, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्होंने लगभग सरकारी कमीशन की ही बात रिकमेंडेशन मानी है, ये बात याद रखना। क्लियर है? आई होप आपको सब कुछ ये क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। उनका टाइमलाइन भी याद रखना, देखो फर्स्ट ईआरसी 66 के टाइम की है, राजमनार 69 के टाइम की है, ठीक है। उसके बाद आपका 83 के आसपास सरकारिया, और उसके बाद 2000 के आसपास नेशनल कमीशन टू रिव्यू दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये याद रखना। चलो भाई एक और अच्छा क्वेश्चन आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2018, no criminal proceeding shall be instituted against the governor of the state in the any court during his term of office, ठीक है। The emoluments and the allowances of the governor of the state shall not be diminished during his term of office। ये स्टेटमेंट तो अभी हमने देखा, नहीं कर सकते वे डिमिनिस्ड, ठीक है, इससे बायसनेस हो सकती है, गवर्नर के खिलाफ उनको धमकाया जा सकता है, थ्रेट किया जा सकता है, ठीक है, सो डिमिनिश नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल सही है। और पहला वाला भी सही है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। इनके कुछ प्रिविलेजेस है गवर्नर प्रेसिडेंट्स के, तो उसमें से एक प्रिविलेज यही है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गवर्नर द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द ऑफिस। ये दो स्टेटमेंट होने के बावजूद भी दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये भी एक ऐसा ही एक्सेप्शन क्वेश्चन है, लगभग हमने 3-4 क्वेश्चन अभी तक 3 क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं आउट ऑफ मैनी कि जहां पे दोनों स्टेटमेंट सही हुए हैं, बट अभी भी प्रोबेबिलिटी उन क्वेश्चन की ज्यादा है जहां पे दोनों में से एक स्टेटमेंट एटलीस्ट गलत होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू या तो दोनों गलत है या फिर एक तो गलत है ही, ये अभी तक हमने ज्यादा देखा है, बट इस क्वेश्चन में बोथ 1 और 2 आपका आंसर होगा। क्लियर है ये बात? अब देखो कैसे यूपीएससी इसी एक स्टेटमेंट को यूज करके आगे का फ्यूचर क्वेश्चन बनाएगा। अभी देखो ये जादू देखना, आप जादू देखते रहो बस, ठीक है, ये जादू देखना, अभी इस स्टेटमेंट को याद रखना, अभी अभी आपको कहीं दिखेगा ये, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 361 क्लॉज 2 प्रोवाइड पर्सनल इम्यूनिटी टू द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ द ऑफिस। स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 158 क्लॉज 4 स्टेट द emoluments and the allowances of the governor shall not be diminished during their term of the office। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 158 के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको ये स्टेटमेंट्स देखो जो बिल्कुल सही है इनको तो याद रखो ही, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं में से एक स्टेटमेंट फिर 2-3 स्टेटमेंट वाले के अंदर एक फिक्स कर देगा, तो एटलीस्ट आपको ये तो हो कि यार पहले पीवाईक्यू किया हुआ है, ये बात बिल्कुल सही की है, तो तुम यू कैन श्योर शॉट टेक दी स्टैंड की यार ये मेरा पॉइंट बिल्कुल सही है, आपको फ्यूचर में काम आएगा। चलो भाई 2025 का क्वेश्चन देख लो, पहले तो उसी को देख ले, ये देख लो, स्टेटमेंट 2 पढ़ो पहले, जानी पहचानी है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग shall be instituted or continued against the governor during his term of the office। देखा देखा लग रहा है क्या? ठीक है, ऐसे होता है, देखा देखा लगा हो तो ऐसा फायदा होता है। ये तो स्टेटमेंट सही है, हमें पहले से ही 2018 के पीवाईक्यू से पता है कि भैया ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मतलब 2 तो मेरा बिल्कुल सही है, मैं इसमें कोई भी मुझे दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। द गवर्नर ऑफ द स्टेट is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his or office। किसी को भी आंसरेबल नहीं है
टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ड्यूटीज, यही उनको इम्यूनिटी है, दे हैव देयर पर्सनल इम्यूनिटी। ये सही है बिल्कुल। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग in any court in respect to anything said within the house. It seems very extreme, but आपको अगर कॉन्सेप्ट पता हो आपका प्रिविलेजेस का, तो आपको पता होगा कि जब आप मेंस में भी पढ़ते हो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम प्रिविलेजेस है, ठीक है। तो ये प्रिविलेजेस दिए गए हैं, एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, वो कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर में, कुछ भी, मतलब कुछ भी। प्लीज इस बात को समझना, ये मुझे पता है एक्सट्रीम है, बट ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली दिया हुआ है ये बात। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, बात याद रखना, ठीक है। तो आंसर डी होगा 1 2 3। देखो यूपीएससी जब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज दिया है तो वो फैक्ट्स बिल्कुल बिल्कुल सही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब उस समय आपको ये क्लिक करना चाहिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बातें दी हुई है, नहीं तो आप एनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट ये सब सोच के सोचोगे तो भैया पूरा पेपर बर्बाद करोगे। इस पॉलिटी में एक्सट्रीम सही होते हैं, क्योंकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज बिल्कुल डायरेक्टली दी गई है, इसलिए वो सही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनी, अब आप कह दो नहीं एनी ऐसे थोड़ी है, एनी कोर्ट, नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे सुप्रीम है, ये दिमाग नहीं लगाने प्लीज। इस जब पोस्ट दी हो और ये बिल्कुल सही है, वो जानबूझ के इस चीज को टेस्ट कर रहा है, क्लियर है। अब तीनों स्टेटमेंट का देख लो बेसिस, आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 194। Clear. According to Article 361 Constitution of India, President and Governor of the state are not answerable to any court. ये any बिल्कुल सही है, for the exercise and performance of their power and duties to their office. ठीक है। Explicitly, Article 361 explicitly states that no criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued against the President or Governor of any court during his term of office. Article 194, members of the state legislature enjoy immunity from any legal proceeding, any court regarding anything said, or any vote given by them within the House and committees और its committees। committees भी parliamentary privileges में committees भी आती है। अब देखो मैं आपको यहीं से एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ये जो privileges होते हैं ना, ये privileges committees को भी है और पार्लियामेंट्रियंस या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी पार्ट है आपके एमएलए उनको भी है, दोनों को है, हाउस को भी है और कमेटी को भी है। तो जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी इंटीग्रल पार्ट है, तो क्या ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का फायदा प्रेसिडेंट को मिलता है? तो आंसर होगा नो। ये बात याद रखना, ठीक है। ये एक ट्वीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के अपने प्रिविलेजेस दिए गए हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाले प्रिविलेज मिलेंगे, उनको अलग से ही अपने बहुत प्रिविलेजेस मिले। जैसे ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 361 में एक प्रिविलेज है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस। क्लियर है ये बात? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, it is the governor of the state, it is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe। ठीक है भाई, गवर्नर की जगह क्या चेंज कर सकता है? प्रेसिडेंट। अब सोचो, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब कौन बोलेगा? प्रेसिडेंट बोलेगा, गवर्नर बोलेगा। सो आंसर है प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है। एनी कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन दी अनदर स्टेट। हो सकता है कि वो अलग स्टेट में एसटी का दर्जा उसको ना दिया गया हो, एक स्टेट में वो एसटी हो, बट हो सकता है दूसरे स्टेट में वो एसटी ना हो। ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये सही है बात। सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो स्टेटमेंट में से एक सही है एक गलत है, फिर से वही पुराना पैटर्न। क्लियर है बात? बट आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नर ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करते, प्रेसिडेंट करते हैं, बात याद रखना। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस कौन देते हैं? स्टेट का शेड्यूल ट्राइब को रिकॉग्नाइज कौन करते हैं, डिक्लेयर कौन करते हैं कम्युनिटी को? प्रेसिडेंट करते हैं, बात याद रखनी है आपको। क्लियर? फ्यूचर में फिर से क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं आपको इसी का एक एग्जांपल देता हूं, गोंड ट्राइब का, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अंडर द आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब in relation to the state or the union territory after consultation with the
गवर्नर, कंसल्टेशन गवर्नर की होती है, लेकिन कौन उसको कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ये रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने की अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टेशन विद दी गवर्नर, याद रखना। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज स्टेट स्पेसिफिक। क्लियर? A community declared as a scheduled tribe is one state, may not be necessarily be another state. The criteria for declaration: social, education, economic background, distinct culture and geographical isolation can vary by the region. ये कुछ क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे शेड्यूल ट्राइब दिए जाते हैं, जैसे सोशल एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डिस्टिंक्ट कल्चर एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। गोंड कम्युनिटी परफेक्ट एग्जांपल है। गोंड कम्युनिटी एसटी है मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। बट उत्तर प्रदेश के अंदर गोंड कम्युनिटी पहले एसटी नहीं थी, वो एससी थी। क्लियर? लेकिन अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दी आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है आपके यूपी के, वहां पे गोंड ट्राइब को एसटी का स्टेटस मिला है। मतलब पहले तो वो एसटी भी नहीं थी, एससी थी, बट अब कुछ 13 स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको गोंड कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिला है। तो मतलब वेरी करता है स्टेट टू स्टेट स्टेटस। क्लियर है? ये बात याद रखना। तो ये एसटी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, दोनों में ही वेरी करेगा। शायद कोई कहीं पे शेड्यूल कास्ट है, बट शायद दूसरे स्टेट में शेड्यूल कास्ट ना हो, ये बात याद रखना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपके स्टेट का कोई ऐसा एग्जांपल, आप कोई ऐसा एग्जांपल जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, चाहे वो एससी है या एसटी है, वो कोई स्टेट में उसको दर्जा मिला लेकिन नहीं मिला, अब मुझे जरूर कमेंट में शेयर जरूर करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का देखो। 25 में कितने क्वेश्चन है? 25 का ये रहा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी 25 का क्वेश्चन गवर्नर, मैंने कहा था ना गवर्नर बहुत पूछा है यूपीएससी ने आपका 25 के अंदर, 2025 पे। तो गवर्नर इंपॉर्टेंट है, हर साल न्यूज में रहते हैं। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। बिल्कुल अमेंड तो कर ही सकते हैं सेंट्रल एक्ट। अगर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट करेंगे तो वो सेंट्रल एक्ट को चेंज कर सकती है, तो बात बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है इसमें? एन ऑर्डिनेंस कैन abridge a fundamental right. An ordinance can come into effect from the back date. देखो ये ना कैन वाले को है ना, अब यहां से ना सीखो बात, एक मेरी बात समझो, वो मैं फंसा कहां रहा है। कैन कैन कैन, वो क्या चाहता है कि तुम कैन कैन को फ्लो में पढ़ो। एग्जामिनर चाह क्या रहा है? फ्लो में पढ़ो और गलत कर दो और कैन, तीनों कैन को सही मान लो। क्लियर है? लेकिन पॉलिटी में मैंने पहले भी कहा, पॉलिटी में ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, कई जगह पे एक्सट्रीम भी हो सकता है। और कोई चीज मतलब जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम है, एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रीच अ फंडामेंटल राइट। नो, एक ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स को एब्रीच नहीं कर सकता। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि एक ऑर्डिनेंस भी तो लॉ की तरह ही है। जब एक लॉ फंडामेंटल राइट को एब्रिज नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट को एब्रिज नहीं कर सकता, तो एक ऑर्डिनेंस कैसे कर पाएगा? ये बात समझ आ रही है? तो ये कैन की भाषा के अंदर वो हमें फंसाएगा। आप समझो मेरी बात। क्या होता है कि कैन कैन के चक्कर में हम फ्लो फ्लो में समझते हैं। देखो ये पॉलिटी स्पेसिफिक बात है, अभी मैं कह रहा हूँ सभी सब्जेक्ट में शायद सम स्पीशीज कैन डू दिस थिंग, सम ट्रीज कैन डू दिस थिंग, मतलब कैन वहां सही हो सकते हैं, मैं मानता हूँ। एनवायरमेंट में, ज्योग्राफी में, कहीं भी और सब्जेक्ट में बात करेंगे जब उन सब्जेक्ट्स पे आएंगे। अभी पॉलिटी की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ खेल सकता है। तो बस यहाँ पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये वाली चीज है। थोड़ा अटेंशन से पढ़ना है, कहीं हमारा कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो नहीं हिल रहा उस कैन से। तो ये हिल रहा है ना, फंडामेंटल राइट तो एब्रिज नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। टू इज रॉन्ग। और तुम समझो इस बात को, मैंने आपको पहले ही बताया, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इस टाइप के कोडिंग को देखो, इनमें एक एलिमिनेशन होने का चांसेस ज्यादा है, हाई है। बात समझो, एक भी एलिमिनेट किया तो आंसर आएगा, मतलब वो एक एलिमिनेट होगा कहीं ना कहीं, तभी है। इसमें D1 2 3 हम करेंगे, लेकिन करना थोड़ा सा सोचना है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, यहां से हमारे साथ खेला जा सकता है। तो इस कैन के झांसे में नहीं आना, पॉलिटी के अंदर तो नहीं आना। ठीक है, पॉलिटी में कैन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्चुअली प्लीज उसको करेक्ट करने की कोशिश करना। सो ऑप्शन डी इज दी नॉट करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे सेकंड कट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये बात याद रखना।
क्लियर? अब इसको प्लस जान लो। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है अकॉर्डिंग आर्टिकल 123 एन ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉन्सिक्वेंटली इज अ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी टू अमेंड और रिपील एनी एग्जिस्टिंग सेंट्रल एक्ट। सही है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है द ऑर्डिनेंस हैज द फोर्स ऑफ ए लॉ इट इज सब्जेक्ट टू सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 13 clause 2 explicitly prohibits the state from making any law that takes away or abridges the fundamental rights. Statement 3 like any regular law passed by the legislature, an ordinance can be made retrospective. इसको तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, ordinance can be came to effect from the back date। ये बिल्कुल सही है। वो तो एलिमिनेशन ही हो जाता अगर हम सेकंड को पकड़ते तो। वो बैक डेट से भी ऑर्डिनेंस आ सकता है। ठीक है, तो फ्रॉम मेड रेट्रोस्पेक्टिव मीनिंग इट कैन स्पेसिफाई एन इफेक्टिव डेट इट इज अर्लियर देन डेट इट इज प्रोमulgated। क्लियर? तो थोड़ा सा कैन पे कैन हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलेगा। प्लीज, मैं नहीं कह रहा सारे कैन गलत होंगे, बट पॉलिटी वाले कैन को थोड़ा सा सोच समझ के देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर discretionary powers given to the governors of the state? Very important, discretionary powers of the governor and the president। ध्यान से समझना। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। भैया प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजना। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है। यहाँ तो ये तो मतलब बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर से तो नहीं पूछेगी, स्टेट की कैबिनेट से तो नहीं पूछेगी, देखो तुम्हारे खिलाफ है ना, मैं प्रेसिडेंट रूल लगवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो तुमसे पूछ के जा रहा हूँ, तुम बता दो कि हाँ भाई प्रेसिडेंट रूल लगवा दें क्या? नहीं 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 नहीं, मत लगवाओ प्लीज। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट मतलब यहाँ तो उनकी डिस्क्रिशनरी ही लगेगी, तो इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल इमेजिनेशन भी किया करो कि यार ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपके खिलाफ एक प्रेसिडेंट रूल लगवाना था, लगवा दें क्या? बहुत दिन हो गए, लगे नहीं, प्रेसिडेंट रूल लगवा दे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, प्लीज समझो इस बात को, ये गलत है। मतलब ये स्टेटमेंट सही है, मतलब रिपोर्ट भेज सकते हैं, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। यस राइट। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है। भाई मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है तो सीएम साहब से तो पूछना पड़ेगा। सीएम साहब का कौन चाचा है, कौन भतीजा है, कौन क्या है। ठीक है, सीएम साहब डिसाइड करेंगे ना किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, कौन सा पोर्टफोलियो देना है। इसमें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की या मिनिस्टर सीएम की, यहाँ तो डिस्क्रिशनरी पावर से काम नहीं चलेगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। समझ आ रही है बात? तो सेकंड गलत है, सीधा ही 1 और 3 आ गया। चलो पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी आपकी तसल्ली के लिए। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब इनसे ही थोड़ी पूछेंगे कि यार वो प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन भेजूं, एक बार उनसे और पूछ लेते हैं, है ना। अपने को क्या है, लाइफलाइन अप्रोच मिल जाएगी, दोनों से पूछ लेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैंने तो बोल ही दिया है, बाकी प्रेसिडेंट साहब भी देख लेंगे, तो उनसे पूछ के ही उनके खिलाफ थोड़ी काम करेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ भी डिस्क्रिशनरी लगेगी ही लगेगी, ये तो बिल्कुल सही बात है। मेकिंग द रूल्स टू कॉन्डक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस और कॉन्डक्ट के लिए रूल्स बनाने, उसमें डिस्क्रिशनरी पावर नहीं लगेगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के ही चलेगा। सो ऑप्शन 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। प्लीज इस बात को याद रखना। ये वापस मैं बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने के चांसेस है इस वाले स्टेटमेंट के। ये स्टेटमेंट को फिर से फिट करेगा कहीं ना कहीं कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है। याद रखना, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। क्लियर? क्योंकि ये अपॉइंट ऑफ द मिनिस्टर तो आपको पता है, शायद गलती कर दी होगी आपको पॉज करके, मुझे वो पता लग हो सकता है ऐसा कुछ कि आपने फ्लो फ्लो में उसको देखा नहीं, बट ज्यादा चांसेस है फोर्थ स्टेटमेंट का रिपीटेशन होने का। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, बट मैं उसके बाद आपको डिस्क्रिशनरी पावर दोनों बताऊंगा गवर्नर और प्रेसिडेंट की क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इट इज सर्टेन्स फेयर द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट्स इन हिज और ओन डिस्क्रिशन। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है। अब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है वही बता सकता है, बाकी तो भैया एक्सप्लिसिटली हम लोग जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स है वहां पे हमें नहीं पता। हमें इतना पता होता है कि गवर्नर की पावर काफी वाइड है एज कंपेयर, डिस्क्रिशनरी पावर वाइड है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, बट एक्सप्लिसिटली मेंशन है। ये हम लोग ज्यादातर मानते हैं कि एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है, इसलिए यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो 2025 का क्वेश्चन है। अब यूपीएससी भी थोड़ा सा
समझदार हो रहा है, उसे भी पता चल रहा है कि तुम लोग है ना ये एक्सट्रीम वर्ड्स और ये सब कर रहे हो, तो थोड़ा सा वो स्मार्ट हो रहा है, वो जानबूझ के वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट को ही सही करने की कोशिश करने की ट्राई कर रहा है, बट एटलीस्ट ये पॉलिटी में होगा, बाकी सब्जेक्ट्स में कम है, क्योंकि पॉलिटी में चांसेस है कि एक्सट्रीम्स हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में शेल, ठीक है, नो, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, ये सब वर्ड्स दिए हुए हैं, समझ आ रही है मेरी बात, तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज ऑन reserve a bill passed by the state legislature for his or her consideration without being forwarded by the governor। बात समझो क्या कह रहा है ये, अब यहाँ पे इमेजिन करो ये बात, प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ये आपका मान लो स्टेट लेजिस्लेचर है, यहाँ पे बिल चल रहा है डिस्कशन, ठीक है, इसके ऊपर गवर्नर बैठा है, ठीक है, अब बिल यहाँ पे आया गवर्नर के पास एसेंट के लिए, साइन के लिए, ठीक है, वो आया ही नहीं, उससे पहले ही प्रेसिडेंट साहब आ गए, सीधा डायरेक्ट एंट्री मार दी यहाँ पे, कह दिया कि भैया मैं मेरे कंसिडरेशन के लिए ये बिल रख रहा हूं, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? भाई गवर्नर ही तो ब्रिज है बिटवीन दी स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये बात समझ आ रही है? ये गवर्नर तो ब्रिज है ना, ये बात किसने कही? ये बात अभी तो हमने पढ़ी, एआरसी ने कही, ये तो ब्रिज है, तो इस ब्रिज को कैसे क्रॉस करके सीधा सीधा ये मतलब, वो तो सीधी सी बात है, ब्रिज जो ये बना हुआ है ब्रिज को तोड़ के सीधा सीधा लांग के चले गए प्रेसिडेंट कि मैं करता हूँ, ठीक है, मुझे जरूरत ही नहीं है गवर्नर की, मैं सीधा सीधा जाता हूँ और अपने ही कंसिडरेशन के लिए बिल लेता हूँ। ऐसा पॉसिबल है? कितना वियर्ड साउंड नहीं कर रहा ये? समझो मेरी बात, स्टेटमेंट गलत है ये सही है, तो एक स्टेटमेंट सही है एक गलत है, वही दो स्टेटमेंट वाला गेम, ठीक है, पैटर्न काफी ज्यादा यूपीएससी का रिपीट हो रहा है, ट्रेंड वही है, ठीक है, तो बात समझना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ आएगी। अब डिस्क्रिशनरी पार्ट पे हम डिस्कशन थोड़ा सा छोटा सा करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, क्लियर है, आर्टिकल 163 में आपको मिल जाएगा that the council of ministers shall aid and advise the governor except in so far as he is or by under the constitution required to exercise his function or any of one his discretion। President of India cannot reserve a state bill for consideration on their own, suo moto नहीं ले सकते, under the constitutional scheme defined in article 200 201 a bill must be first passed by the state legislature, then presented to the governor, and it is solely governor's authority to decide whether a bill to be reserved or the president only act on the bill that have been so forwarded। खुद जंप नहीं करेंगे कि भैया मेरे को दे दो मैं साइन करूंगा, गवर्नर नहीं करेगा मैं साइन करूंगा, बहुत दिन हो गए मैंने ऑटोग्राफ नहीं की, क्लियर, ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर, ये बात याद रखना। अब ये ब्लू है और ये रेड है, इसको समझो, ब्लू में दिए हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्रिशनरी पावर, और रेड में दी हुई है गवर्नर साहब की डिस्क्रिशनरी पावर। कुछ कॉमन है इस पेज में, लगभग कॉमन ही है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये डिस्क्रिशनरी है, अब उनसे तो नहीं पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर से यार आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊं कि नहीं बनाऊं, यार देख लो यार बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मतलब सीधी सी बात है, तो मतलब लॉजिकली यही है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, चॉइस बिटवीन द कोलिशन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजोरिटी, सीक डिसोल्यूशन, प्रेसिडेंट मे रिफ्यूज डिसोल्यूशन एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। फिर रिटर्निंग एडवाइस फॉर दी रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन में भी वीटो कर सकते, कैन नॉट वीटो परमानेंटली, मतलब एडवाइस कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ये सब में इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये बात याद रखना। वहीं पे गवर्नर साहब की देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, हाँ भाई तुमसे पूछेंगे थोड़ी भाई चीफ मिनिस्टर तुम्हें बनाऊं क्या, ऐसा नहीं है, ये बात समझ आ रही है? सो डिस्क्रिशनरी ही पावर है ये इनकी, हंग असेंबली हो, सीएम लूज कर दे मेजोरिटी, क्लियर, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो तो वहां पे भी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, डिसोल्यूशन करनी हो लेजिस्लेटिव असेंबली को वहां पे भी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। अब देखो कहां कहां पे थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसको समझो, पॉकेट विटो, सॉरी यहाँ भी ये सॉरी ये सब डिस्क्रिशनरी पारी है, बट ये कॉमन नहीं है, यहाँ पे हमने कॉमन देखी थी कि दोनों के बीच में कॉमन ही है, लगभग सेम है, अब कहाँ पे थोड़ी कॉमन नहीं है ये समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो पॉकेट विटो नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड बट रिकॉग्नाइज्ड इन दी प्रैक्टिस, सो काइंड ऑफ ये भी एक तरीके का आप मान सकते हो डिस्क्रिशन है, ठीक है, कि बैठे रहना बिल के ऊपर। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ठीक है, तो
उसमें भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, बट वो बाउंड होते हैं बाय द कॉलेजियम एडवाइस। बट वैसे तो मोटा मोटा उनकी डिसीजन, तो डिस्क्रिशन इज प्रोसीजरल नॉट सब्सटेंसिव। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो गवर्नर रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल लगाना हो पूछेंगे थोड़ी उनसे, ये भी हमने देखा। क्लियर। यहाँ पे उनकी डिस्क्रिशनरी है। रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये भी हमने देखा कि भैया पूछेंगे थोड़ी उनसे। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्टेन स्टेट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर नागालैंड के अंदर, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन असम, मिजोरम, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट बोर्ड्स, ये सब जगह पे डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई उनसे पूछेंगे नहीं किसी से कि भैया नागालैंड में ये करना है वो नहीं करना, उनकी स्टेट लेजिस्लेशन नहीं पूछेंगे, ये उनकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो एक्ट करेंगे डिस्क्रिशनरी से, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट मिनिस्ट्री, याद रखना। एक्टिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के भी एडमिनिस्ट्रेटर हो तो वहां पे भी एक्ट एज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल। तो ये कुछ पावर एक्स्ट्रा है, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इन स्टेटमेंट को यूपीएससी रिपीट कर सकता है, तो प्लीज दिमाग में आपको रखना है। क्लियर। तो अगर मैं एकदम ओवरऑल जिस्ट बताऊं, सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर, सो आर्टिकल 74, आर्टिकल 163 वेरी लिमिटेड, प्रेसिडेंट की रिलेटिवली वाइडर। एक्सप्लिसिटली मेंशन नो, प्रेसिडेंट में नहीं है बट गवर्नर में एक्सप्लिसिटली मेंशन है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर। रोल ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, हेड ऑफ यूनियन, एजेंट ऑफ यूनियन इन द स्टेट। अप्रूविंग अथॉरिटी है, ये ट्रिगरिंग अथॉरिटी है। अप्रूविंग अथॉरिटी डायरेक्ट अप्रूव करते हैं, ये ट्रिगरिंग है तो ये जाके प्रेसिडेंट को कहते हैं यार ये बिल नहीं यार पास मत करो, मैं आपकी रिकंसिडरेशन लाए और वापस कैंसिल कर दो यार, मतलब घुमा दो मेरे को नहीं। ट्रिगरिंग अथॉरिटी, ट्रिगर करते हैं ये। ठीक है। रिजर्विंग बिल नो। ठीक है। यस, आर्टिकल 200 के रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नन, इनकी आर्टिकल 371 में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अभी हमने देखी। ठीक है। तो जुडिशियल स्क्रूटनी यस, और इधर भी है, दोनों में कॉमन है, जुडिशियल सिक्योरिटी तो स्क्रूटनी दोनों में भी हो सकती है। बात करेंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन पार्लियामेंट, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, एपिसोड 15 के अंदर।